Good morning, friends. Once again, you all are welcome on Online Education Center Chandarnaz. So, friends, as we have started the chapter French Revolution, history of class ninth. So, in the last video, we have read till the French society during the 18th century. दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच का जो वहाँ का जो कंडीशन था, वहाँ की स्थिति था, कैसा था। आज हम लोग एक नया टॉपिक द स्ट्रगल टू सर्वाइव, ये जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारा सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। मीन्स सर्वाइव करने के लिए फ्रेंच के लोगों को क्या संघर्ष करना पड़ा, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पर है द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 million in 1715 to 28 million in 1789। मीन जो फ्रांस में जो था वहाँ का जो पॉपुलेशन था वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया। जब 1715 में जो 23 मिलियन था वो 1789 में 28 मिलियन हो गया। वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा राइज हो गया। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। इस पॉपुलेशन बढ़ने से वहाँ पर जो फूड ग्रेन्स का जो डिमांड था वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। मीन जो ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन होता था वो डिमांड के मुताबिक नहीं था, वो डिमांड से बहुत ही कम था। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल फूड ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। और इसी कारण जो वहाँ पर प्रोडक्शन, जो ग्रेन का प्रोडक्शन में कमी आ गई तो वहाँ पर जो वहाँ का स्टेपल फूड ब्रेड था उसका जो प्राइस था वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन द वर्कशॉप। मतलब कि जो वर्कर्स जो थे वे जो थे वर्कशॉप में लेबर का काम करते थे। हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस। और उनका जो जो भत्ता था, रोज का जो रोजमर्रा भत्ता था वो जो था उसके ऑनर ने फिक्स कर दिया था। तो उनका सैलरी तो नहीं बढ़ता था, लेकिन जो ब्रेड का प्राइस है वो बहुत ही बढ़ गया था। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। मीन्स जो ब्रेड का जो प्राइस था वो बहुत ही बढ़ गया, लेकिन जो उनका जो लेबर का जो सैलरी था वो बढ़ा नहीं। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। तो इसी कारण जो है जो गैप था रिच और पुअर पर्सन के बीच वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। थिंग्स बिकम वर्स वेन एवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। मतलब कि जो कोई वहाँ का जो कंडीशन था और भी ख़राब हो गया जब कभी सूखा और ओला गिरने के कारण वहाँ का जो हार्वेस्ट था, वहाँ का जो क्रॉप था वो नष्ट हो जाता था। दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस, समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजाइम। मीन्स जो यह जो था, एक यहाँ पर नया वर्ड है सब्सटेंस क्राइसिस। इसका यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है सब्सटेंस क्राइसिस, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। मीन्स इसका मीनिंग होता है कि एक सिचुएशन है जब जो है जो लाइवलीहुड का जो बेसिक थिंग होता है वो जो है खतरे में होता है। मतलब जैसे कि हमारे लाइवलीहुड का बेसिक चीज़ खाना है, तो उस समय वहाँ पर जो ब्रेड का प्राइस था वो बहुत अधिक बढ़ गया था। इसी कारण उसका प्राइस जो था वो इंडेंजर हो गया था, खतरे में था वहाँ का लाइवलीहुड। ये जो था फ्रांस में अचानक से हो गया ओल्ड रिजाइम के दौरान। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमने दो नए वर्ड्स देखे इस टॉपिक में। एक था सब्सटेंस क्राइसिस, इसका जो मीनिंग था मैंने आपको बता दिया है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर। मीन्स एक कंडीशन जहाँ पर जो है लाइवलीहुड का जो बेसिक मीन्स होता है वो डेंजर में रहता है, खतरे में रहता है। और यहाँ पर है एनोमियस, इसका जो है वन हुज नेम रिमेन्स अननोन। एनोमियस मीन्स होता है किसी का नाम जो है वो अननोन है, उसका नाम किसी को पता नहीं है। तो द स्ट्रगल टू सर्वाइव, ये जो था ये टॉपिक जो है इतना ही था और यह जो है खत्म हो गया। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसमें बताया गया है कि जो सब्सटेंस क्राइसिस है वो कैसे अकर होता है। तो यहाँ पर जो है पहले क्या होता है, पहले ख़राब खेती होती है, बैड हार्वेस्ट। फिर क्या होता है स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स। इसके बाद अगर हार्वेस्ट में जो अगर कम प्रोडक्शन होगा ग्रेन्स का तो वहाँ पर जो है फेमाइन होगा, अकाल पड़ जाएगा ग्रेन्स के लिए। स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स में कमी आ जाएगी। उसके बाद अगर ग्रेन्स में कमी आएगी तो उस ग्रेन्स का प्राइस जो है बहुत ज़्यादा
बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर है राइजिंग फूड प्राइस। अगर फूड प्राइस बढ़ गया तो वहाँ पर प्रोटेस्ट होगा। द द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड। और फूड का प्राइस बढ़ गया तो जो गरीब लोग हैं वो जो है उसे नहीं खरीद सकते हैं उस ग्रेन्स को। और इसका प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, वीकर बॉडीज। मीन्स अगर ब्रेड का प्राइस फूड का प्राइस बढ़ गया तो वहाँ के लोग खा नहीं पाएंगे, इससे वे जो है कमज़ोर हो जाएंगे। और इसके बाद है वीकर बॉडी हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेथली। मीन्स वहाँ पर जो है खाना के कारण जो है वहाँ पर लोग मरने लगेंगे। और उसके बाद क्या होगा, और अगर जो है कोई पर्सन अगर जो गरीब लोग अगर फूड नहीं खरीदेंगे तो वहाँ का जो अनाज है वो जो है क्या होगा, सड़ना स्टार्ट कर जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, अनाज सड़ेगा तो वहाँ पर डिजीज होगा, डिजीज जो है वहाँ पर फैलेगा। और इसी कारण वहाँ का जो है डेथ नंबर बढ़ेगा, डेथ रेट वहाँ का बढ़ जाएगा और पॉपुलेशन घट जाएगा। तो एक चार्ट था क्या, एक सब्सटेंस क्राइसिस कैसे हैपन होता है, कैसे अकर होता है, उसका यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ था। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नया टॉपिक है, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एंड इंड टू प्रिविलेजेस। मीन्स एक नया मिडिल क्लास का जन्म हुआ, वहाँ पर एक नया मिडिल क्लास का वहाँ पर जो है विकास हुआ, जो था वो जो विशेष अधिकार मिले थे फर्स्ट ग्रुप स्टेट और सेकेंड स्टेट को, उसको ख़त्म करने के लिए लोग अपना स्ट्रगल करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। सो यहाँ पर है इन द पास्ट, पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। मीन्स पिछले कुछ समय में फ्रांस के जो वहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो वहाँ के वर्कर्स थे, उन्होंने एक साथ एकजुट होकर वहाँ पर उन्होंने रिवॉल्ट किया था। फूड और टैक्सेस में जो इंक्रीज हुआ था उसी के खिलाफ फ्रांस के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था। बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन उनके पास जो था साधन की कमी था, मीन्स का कमी था, और उनका जो प्रोग्राम था वो जो था उनका प्रोग्राम कैरी करने में जो है उनका जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, लैक ऑफ मीन्स के कारण, साधन की कमी के कारण। जो कि अगर उसका जो वहाँ पर जो उनका प्रोग्राम सफल नहीं हो पा रहा था तो वो जो है सोशल चेंज जो है इकोनॉमिक ऑर्डर में सोशल चेंज लाने में लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, कामयाब नहीं हो पा रहे थे। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। मीन्स उसमें जो थे वे लोग ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, जो थे वे थर्ड स्टेट में ही थे, लेकिन वे जो थे एक पूरी तरह से धनी थे, वे रिच थे, प्रोस्पोरस थे। और उनका जो है उनके पास जो है एजुकेशन, वे लोग जो थे क्या थे, वे लोग शिक्षित थे, वे लोग लिटरेट थे, और उनके पास एक नया आइडिया उन पर था। तो वे लोग जो थे इसमें प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वे लोग रिवोल्ट नहीं कर रहे थे। द 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of the society। और वहाँ का जो 18th सेंचुरी में जो था वहाँ का सोशल ग्रुप, वह जो है इसका विटनेस है, वो जो गवाह है कि किस प्रकार एक नया मिडिल क्लास को वहाँ पर विकास हुआ था, जिन्होंने अपने जो धन था उनको उन्होंने ट्रेड करके, उन्होंने व्यापार करके उन्होंने अपना धन को जुटाया था। और वे लोग जो थे कपड़े के सामान जैसे उलन क्लॉथ और सिल्क टेक्सटाइल को वे लोग एक्सपोर्ट करते थे, उसे बेचते थे और ख़रीदते थे। और फ्रांस में जो है जो वहाँ के रिच मेंबर थे सोसाइटी के, वे लोग भी सिल्क क्लॉथ को खरीदते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। मीन्स जब वहाँ पर जो मिडिल क्लास में जब वहाँ पर जो एक मिडिल क्लास का जब वहाँ पर विकास हुआ तो उस समय थर्ड स्टेट में लॉयर मीन्स वकील और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी, तो वहाँ पर लॉयर भी थे, और वहाँ पर जो वहाँ के फ्रांस के जो कोर्ट में काम करते थे वे लोग भी थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth। मीन्स इनमें जो
एजुकेटेड लोग थे थर्ड स्टेट में, और वे लोग ये विश्वास करते थे कि कोई भी स्टेट जो है उन्हें बर्थ से प्रिविलेजेस नहीं मिलना चाहिए, उन्हें जो है जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार उन्हें नहीं मिलना चाहिए, किसी भी स्टेट को जन्म से विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन देयर मेरिट। और वे कहते थे वहाँ के थर्ड स्टेट के जो एजुकेशनल पीपल थे वे लोग, उनका मानना था कि जो पर्सन का सोशल पोजीशन है यह उनके मेरिट पर डिपेंड करना चाहिए। दीज आइडियाज इन इन्विसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। मीन्स यह जो था, ये जो आइडिया थे वे जो थे वहाँ के जो सोसाइटी के जो लोग थे वे उन्हें फ्रीडम और इक्वल लॉज के अपॉर्चुनिटी के लिए वे लोग उसमें जागृत कर रहे थे। मीन्स जो आइडिया था इससे जो है थर्ड स्टेट के लोग आज़ादी के लिए और समानता अधिकार के लिए ये वे जो थे वे इससे प्रेरित हो गए। वर पुट फॉरवर्ड बाई फिलोसफर्स सच एज जॉन लॉक एंड जीन जैक रूसो। मीन्स वहाँ पर जो वहाँ के जो पीपल थे एजुकेशनल पीपल, उन्होंने जो थर्ड स्टेट के लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया था, इसमें दो फिलोसफर भी थे, वे जो थे जॉन लेक थे और जीन जैकस रूसो थे, ये दो फिलोसफर थे। इन हिज टू ट्रेडाइज ऑफ जर्मेंट, मीन्स यहाँ पर उन्होंने एक बुक लिखा था, इनका बुक यहाँ पर नाम है जो क्लियर नहीं दिख रहा है, लॉक साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन। इसमें जो थे जो लॉक थे वे जो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को हटाने के लिए उन्होंने इसका विरोध किया। एंड ऑब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। और यहाँ पर जो लॉक थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने विरोध किया था मोनार्क को हटाने के लिए और डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को हटाने के लिए। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रोपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो वहाँ पे जो दो फिलोसफर थे तो उनमें एक रूसो थे, रूसो ने कहा, उनका जो आइडिया था ये था कि यहाँ पर जो है वहाँ पर जो गवर्नमेंट बने वो लोगों द्वारा चुना जाए, वहाँ का जो पब्लिक है उसके द्वारा चुना जाए, पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। मीन्स मॉन्टेस्क्यू एक बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉज, उन्होंने उसमें कहा था कि जो फ्रांस का जो डिवीज़न हो, पावर का डिवीज़न हो, वो जो है लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी की तरह हो। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। और यह जो गवर्नमेंट का मॉडल है यह यूएसए में था। आफ्टर द 13 कॉलोनी डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। जब 13 कॉलोनी जो था यूएसए का वो जब ब्रिटेन से आज़ाद हो गया तो वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो यही लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी में बना था। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ग्रांटेड ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो जो था पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा आइडिया देता था, जो कि वहाँ के प्रत्येक इंडिविजुअल का राइट था। तब द आइडिया ऑफ द फिलोसफर वर डिस्कस्ड intensively in saloons and coffee house and spread among people through books and newspapers। मीन जो फिलोसफर थे वहाँ पर लॉक और जेक, उनका जो आइडिया था वो डिस्कस होने लगा अब सैलून्स में, कॉफ़ी हाउस में, पब्लिक प्लेस पर, न्यूज़पेपर में, इसमें उनके आइडिया को डिस्कस होने लगा। उनका आइडिया जो था अब जोरों पर था, लोगों में आ चुका था। दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अबाउट इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। इन जो फिलोसफर का जो आइडिया था ये जो था ग्रुप में उनका जो डिस्कस किया जाता था ताकि जो अनपढ़ लोग हैं वे भी इसे सुन सके और समझ सके। द न्यूज दैट लुइस 16 प्लान टू इम्प्लोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। मीन्स जो न्यूज़ था कि जो लुइस 16 है वो टैक्स बढ़ाने के बारे में प्लान कर रहा है, ये जो है बहुत ही जल्दी सारे लोगों में फैल गया और लोगों में जो था प्रोटेस्ट करने का, उनमें अब प्रोटेस्ट करने के लिए लोग अब जागृत हो गए, वे आतुर हो गए प्रोटेस्ट करने के लिए और उनमें जो गुस्सा जो है बढ़ गया। तो अब जो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक था वो कैसे हुआ और रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। और दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में।